हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2021 में पूछे गए थे। और इन क्वेश्चंस को हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में थोड़ी हेल्प मिल सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं वो है 24 दिसंबर 2021 का। कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। You can also follow me on social media, Facebook पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन सोशल साइंस टीचिंग फोकसेस ऑन। बेसिकली पूछा गया कि सामाजिक रचनावाद जो है किस पर बल देता है अगर हम सोशल साइंस टीचिंग की बात करते हैं। तो इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुभवात्मक अधिगम। इसको हम प्रयोगात्मक अधिगम भी कहते हैं। तो वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग होती है। जो बच्चे इसको एक्सपीरियंस या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होती है ये एक तरह से हम कह सकते हैं लर्नर सेंट्रिक होती है, यानी कि जो लर्नर होता है इसमें वो केंद्र होता है, वो एक्टिव होता है इसमें। और ये जो अप्रोच है ये बताता है कि जो लर्निंग होती है वो सोशल एनवायरनमेंट में होती है। जो आपका सोशल एनवायरनमेंट होता है, यानी अगर आप सोशल लाइफ में रहते हैं, आपके आसपास लोग हैं, तो वहाँ पर आप अच्छे से सीख पाते हैं। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप क्या सीखेंगे, ना लोगों को देखेंगे ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सोशल एनवायरनमेंट में लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। और सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद अनुभवात्मक अधिगम पर केंद्रित है, जो कि हमने उसमें देखा था ऑप्शन में। एक्सपीरियंटल लर्निंग हम कह सकते हैं इस पर आधारित होती है, जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म एक तरह से होता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, खुद से नॉलेज का निर्माण करना। तो अनुभवात्मक अधिगम अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यहाँ पर आप देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में देखें, मैं थोड़ा हिंदी बोल देती हूँ कभी कभी और थोड़ा इंग्लिश, और इसे सीखने के माध्यम से सीखने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें हम सीखने के माध्यम से ही सीखते हैं, एक तरह से हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक छात्रों को उनके अनुभव सीखने के लिए क्षेत्र की यात्रा पर ले जाता है। एक तरह से हम कहेंगे फील्ड ट्रिप इसमें होती है। सोशल साइंस में आप जब भी देखें तो फील्ड ट्रिप ज़्यादा इसमें यूज़फुल होती हैं अगर सोशल साइंस की लर्निंग आप चाहते हैं। क्योंकि हम देखो जब सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो सोशल लाइफ में आप कैसे सीखेंगे, जब आप जगह जगह जाएंगे, जगह जगह देखेंगे, ट्रिप्स करेंगे, तो आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, खुद के अनुभव से सीखेंगे। तो यही यहाँ पर ये इसी बारे में बात हो रही है। शिक्षक शिक्षार्थियों को चर्चा करने और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा करने, जांच करने, अपने प्रयोग करने और अन्य समस्या समाधान गतिविधियों के अवसर प्रदान करता है। तो इसमें बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होती है, इसमें जो टीचर होता है वो शिक्षार्थियों को एक तरह से फ्रीडम देता है। वो खुद के अपने आइडियाज़ जो हैं फ्रीली शेयर करें, अपने एक्सपेरिमेंट करें और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करें। तो इन सब का वो जब उनको अवसर प्रदान करता है तो बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में अच्छे से सीखते हैं। तो यही होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसमें बच्चे खुद से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह तारीखों को याद रखने के बारे में है। अब ऐसी ये जो थॉट है ये लगभग सभी का होता है कि हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग है क्योंकि इसमें डेट्स को याद करना पड़ता है। आपने अक्सर ये लाइन सुनी भी होगी। तो सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में आप समय से संबंधित इस तरह की अवधारणा को दूर करने के लिए किस पर जोर देंगे। मतलब अगर ये बोरिंग लगता है सब्जेक्ट बच्चों को, तो आप इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि आप कैसे पढ़ाएंगे, किस बात पर आप ज़्यादा जोर देंगे कि जिससे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। तो इसमें अगर हम ऑप्शन सही की बात करें तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन मैं आपको इसमें बता दूँ, इसमें 1 और 2 जो हैं 2 ऑप्शन सही होने चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जो हम ऑफिशियल आंसर की बात करते हैं तो उसमें 2nd ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्योंकि उसमें दिया हुआ है तो हम इसलिए 2nd को मानते हैं। लेकिन फर्स्ट भी क्यों सही है मैं बता देती हूँ।
फर्स्ट में बात हो रही है कि रोल प्ले में इंगेज करो स्टूडेंट्स को। तो जब रोल प्ले के थ्रू हम किसी घटना को समझाते हैं बच्चों को तो वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है और बोरिंग भी नहीं लगता है। रोल प्ले करना मतलब किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले करना। और दूसरा जो है, चर्चा करें कि इतिहास लोगों विचारों के बारे में कैसा है और कैसे शताब्दियों में संस्कृतियाँ और समाज बदल गए हैं। देखो, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री कैसी थी। जब हम शुरुआती हिस्ट्री की बात करें तो मानव बिल्कुल जानवर की तरह रहता था, जंगल में ही रहता था, जंगल में ही शिकार करता था, वहाँ से शिकार पकड़ कर लाता था या फिर खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करता था। आज भी आप देखें अगर जानवरों को तो वो यही तो करते हैं। कहाँ तो इंसान बिल्कुल जानवर की तरह रहता था, लेकिन आज के इंसान को अगर देखें, कंपैरिजन अगर करके देखें तो कितना सभ्य हो गया है, कितना उसका माइंड डेवलप हो गया है। तो ये चीज़ें हम करके बता सकते हैं कि हिस्ट्री में अगर हम बात करें कि किस तरह से चेंजेस आए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये हम बता सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, सब अपने विचार रखेंगे। तो ऐसा क्या होगा कि इससे हिस्ट्री क्या होगी, इंटरेस्टिंग बनेगी। तो दोनों मेरे हिसाब से इसमें होने चाहिए, लेकिन हम चलेंगे कि इससे ऑफिशियल आंसर किसके हिसाब से, तो इसी वजह से सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप छात्रों को मुसलमान एक हाशिए पर रखा समुदाय विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। वे कौन से तरीके हैं जिनसे आप उनकी सहायता कर सकते हैं। देखो, हाशिए से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है। अब क्योंकि हमने पढ़ा था पॉलिटी में, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें, क्लास 8th की पॉलिटी में मैंने 2 चैप्टर इसके कराए हैं मार्जिनलाइजेशन से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर उसे मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम किस तरह से मतलब इस टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम बच्चों को समझा सकते हैं, वो तरीके हमसे पूछे हैं। तो इसमें अगर हम सही स्टेटमेंट्स की बात करें तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी और डी, जो चारों जो स्टेटमेंट्स हैं वो हो जाएंगी इसमें सही। क्योंकि हम एक तो जनगणना देखने के लिए कह सकते हैं, भारत की जनगणना जो 2011 की है, अभी लेटेस्ट तो आई नहीं है, तो हम ये उनको जनगणना देखने के लिए कह सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी जो है शिक्षा में पीछे है और हर चीज़ में पीछे है। क्योंकि जनगणना जो होती है हर चीज़ की होती है, तो उसमें जो है उसमें सारे आंकड़े आते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कई सारी चीज़ों को, कई सारे आंकड़े उनको देखने के लिए कह सकते हैं, जिससे वो समझेंगे कि किस तरह से मुसलमान जो कम्युनिटी है वो एक तरह से मार्जिनलाइज है। दूसरा हम कह सकते हैं उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों या फिर अनुच्छेद पढ़ने के बारे में कह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके लिए आर्टिकल जो बनाए गए हैं अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ क्या हैं? माइनॉरिटीज़ वो हैं जो कम्युनिटी कम है संख्या में, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है, उसमें आदिवासी समुदाय भी आता है, उसमें जो दलित समुदाय है वो भी आता है, तो वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि हम इनके बारे में अगर अल्पसंख्यक बेसिकली वही है जो बाकी जो ज़्यादा जनसंख्या होती है उससे कम जो संख्या में होते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, जो आर्टिकल्स बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें एक मुस्लिम नेबरहुड में ले जा सकते हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती हो, कि किस तरह से उनका रहन सहन है, जीवन जीने का स्तर उनका कैसा है, वो हम दिखा सकते हैं। तो उससे देखकर भी वो काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि किस तरह से वो मतलब जीवन जीते हैं, उनके लेवल कैसा है उनकी लाइफ का। डी ऑप्शन हो जाएगा क्या, भारत में मुसलमानों के सार्वजनिक रोजगार के आंकड़ों को कक्षा मिलाकर। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें हम एक तरह से कह सकते हैं कि उसका डेटा अगर हम लेकर के आएँ और उनको दिखाएं बच्चों को, तो वो उससे भी काफ़ी हद तक उनको समझने में हेल्प मिलेगी किस तरह से, जब क्योंकि वो एजुकेट ही नहीं होंगे तो उनको रोज़गार भी उस तरह से नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जो इनका जो साक्षरता का हम अगर रेट देखें तो वो काफ़ी कम है मुस्लिम कम्युनिटी में, वही रीज़न है कि उनको फिर जॉब भी नहीं मिल पाएगी अच्छी। तो ये हम चारों जो विकल्प हैं वो आजमा सकते हैं उनको इस टॉपिक पर चर्चा के लिए। तो यहाँ पर वही है, चर्चा की अगर बात करें, देखो हम डिस्कशन की बात कर रहे थे कि हम डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक पर। डिस्कशन बेसिकली हम कहेंगे कि विचार, अनुभव और ज्ञान का खुला आदान प्रदान है। एक दूसरे से हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को जो है शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, जिससे होता क्या है कि अगर टीचर बच्चों को कोई टॉपिक देते हैं डिस्कशन के लिए तो बच्चे अपने विचार जो है शेयर करते हैं, जिससे कि उनकी नॉलेज जो है वो डेवलप होती है, नॉलेज जो है और थोड़ी बढ़ती है उनकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर उत्तरी भारत में 13वीं शताब्दी के बाद से नए धार्मिक विकास विषय को पेश करने और समझाने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति नियोजित की जा सकती है। अगर हम पढ़ाना चाह रहे हैं क्या उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो 13वीं शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी के बाद से कैसे नए धार्मिक विकास हुए, कैसे नए नए धर्म का डेवलपमेंट हुआ, अगर हम ये समझाना चाह रहे हैं तो क्या हम इसमें से उपाय कर सकते हैं, क्या चीज़ें आजमा सकते हैं। ये हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ए, बी और सी। हम ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षक निर्गुण भजन गा सकता है, तो ये उसके टाइम का के बाद की ये घटना है। निर्गुण जो भक्ति है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो 13वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ज़्यादातर हम कहें तो ये कबीर के टाइम से ज़्यादा हुआ था। शिक्षक शबद कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकते हैं। शबद आपको पता ही है, जो कबीरदास ने ये इसकी रचना की थी, तो ये भी इसमें हेल्प करेगा। शिक्षक रामचरितमानस से चौपाई का पाठ कर सकते हैं, तो ये भी हेल्पफुल रहेगा। तो ये 3 ऑप्शन जो हैं इसमें हो जाएंगे सही। देखो, नामघर जो है, नामघर होते हैं प्रेयर्स के लिए, हाउस होते हैं, ये प्रेयर करते हैं जिसमें, ये आसाम की तरफ आपको मिलेंगे। तो क्योंकि देखो हमसे 13वीं शताब्दी के बाद की पूछा है, तो ये सही रहेगी इसके लिए, ये इस टाइम पीरियड के लिए सही रहेगी ये चीज़ें करना। तो इसमें वही है, उसके बारे में दिया हुआ है कि टीचिंग मेथड या फिर स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, अगर टीचर अच्छे से स्ट्रेटजी अपनाते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए, तो ये शिक्षकों को पाठ की योजना बनाने और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। और ऐसी विभिन्न रणनीतियाँ हैं जिनके माध्यम से एक शिक्षक अपने विषय को पढ़ा सकता है। तो उसमें ही ये चीज़ें भी शामिल हैं जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे थे। टीचर जो है कई तरह की स्ट्रेटजीज अपना करके कोई भी टॉपिक को समझा सकता है, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग और उनके कार्य पढ़ाते समय एक शिक्षक ने नदी में अपशिष्ट जल की निकासी की तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई और उसके बाद चर्चा की। शिक्षक का इरादा क्या है? तो while teaching industries and their function, a teacher has shown a series of photographs of waste drainage into river followed by discussion. The intention of teacher is to, जब उद्योग पढ़ा रहा है टीचर और उसके कार्य के बारे में बताना चाह रहा है, और उसमें फिर एक तस्वीर दिखाता है कि नदी में किस तरह से अपशिष्ट जो है बहाया जा रहा है, अपशिष्ट जो जल है वो बहाया जा रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है टीचर? तो इसमें हमें देखो ऑप्शंस को चुनना है, कौन सा इसमें सही रहेगा। इसमें देखो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही रहेगा, ए, बी और डी। अब क्योंकि वो उद्योग पढ़ा रहा है तो उससे रिलेटेड टॉपिक को ही हम चुनेंगे। देखो, उद्योग की अवधारणा को मजबूत करना, तो बात बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथन द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री, कारखानों की जल निकासी व्यवस्था को समझना, ये भी बात बिल्कुल सही है कि किस तरह से जो फैक्ट्रीज होती हैं, जब ये उद्योग लगे होते हैं, ये किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम अपना रखते हैं। और कुछ लोग तो ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छे से रखते हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की रखते हैं, जिससे जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो, वो पोल्यूट ना हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और वो नदी में अपशिष्ट बहाने से भी नहीं कतराते हैं। तो वो यही चीज़ दिखा रहे हैं टीचर कि अगर कोई इस तरह का वेस्ट बहा रहा है पानी में, तो वह वही समझाना चाह रहा है कि जल निकासी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ की, और प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना। अब क्योंकि देखो वो टीचर दिखा रहा है कि किस तरह से नदियों को प्रदूषित कर रही हैं इंडस्ट्रीज़, तो इसके लिए वो संवेदनशील बनाना चाह रहा है बच्चों को, जिससे कि वो इस चीज़ को समझें, देखें कि किस तरह से जल को, जो अपशिष्ट जल जो होता है वो उसमें नहीं बहाना चाहिए, साफ पानी में। तो ए, बी और डी इसमें सही रहेंगे। देखो यहाँ कचरा प्रबंधन की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये सी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी देखो छोटा सा हम यही देखेंगे इसके बारे में कि शिक्षक का क्या उद्देश्य है इसके बारे में। वही कि एक तो कंसेप्ट वो मजबूत करना चाह रहा है इंडस्ट्री से रिलेटेड, और इंडस्ट्री में देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम की। इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है अगर, तो वो उसके सिस्टम के बारे में समझाना चाह रहा है। और दूसरा, वो संवेदनशील बना रहा है प्रदूषण के पॉल्यूशन नहीं, एनवायरनमेंट के लिए। वो समझें बच्चे की जो पॉल्यूशन है, ये जल पॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है, और नदी में किस तरह से गंदा पानी बहा करके साफ नदी के जल को भी प्रदूषित किया जा रहा है। तो वे इस चीज़ को समझें और आगे जाकर वो इस चीज़ को ना करें।
तो यही टीचर का पर्पज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में एक नई अवधारणा को पढ़ाने के चरणों के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स टू टीच अ न्यू कंसेप्ट इन सोशल साइंस क्लासरूम। तो देखो, जब टीचर जो है किसी नए कंसेप्ट को पढ़ाना चाह रहा है तो किस सीक्वेंस में पढ़ाएगा, उसके बारे में हमसे पूछा है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है, इनको अरेंज करना है हमको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें 4 क्या है, डी आएगा सबसे पहले। छात्रों को उपयुक्त पूर्व अवधारणाओं का ज्ञान निर्धारित करें। डिटरमाइन स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ अप्रोप्रिएट प्री कंसेप्ट, उससे पहले की जो जानकारी है कंसेप्ट को समझाने से पहले की, वो देना छात्रों को। इसके बाद क्या करेंगे, अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। डिफाइन द कंसेप्ट क्लियरली, कंसेप्ट जो भी समझाना चाह रहे हैं उसको क्लियर करें, अच्छे से समझाएं। तीसरा क्या होगा, छात्रों को पहले से हासिल की गई नई अवधारणा को जोड़ने के लिए कहें, यानी उनको जिस चीज़ की नॉलेज है पहले से, उस नॉलेज से अपनी नई नॉलेज को जोड़ने के लिए बच्चों को बोलना। मान लो कि आप प्लैनेट पढ़ाना चाह रहे हैं, टीचर जो है प्लैनेट पढ़ाना चाह रहा है, तो वो पहले बच्चों से पूछेगा कि प्लैनेट के बारे में आप क्या जानते हैं। या तो फिर वो सौरमंडल अगर पढ़ाना चाह रहा है तो सौरमंडल के बारे में पूछेगा कि सौरमंडल अगर हम पढ़ाना चाह रहे हैं आज, तो उसमें बच्चों से उससे रिलेटेड जानकारी पूछी जाएगी पहले कि बताओ तुम सौरमंडल के बारे में क्या जानते हो, कितनी आपको जानकारी है। तो उसके बाद वो जब पुरानी नॉलेज से अपनी नई नॉलेज को जोड़ेंगे तो चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। फिर होगा, अवधारणा के उदाहरण और गैर उदाहरण को प्रस्तुत करें। जो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो दें और जो उससे रिलेटेड नहीं है उसको भी समझाएं। फिर आ जाएगा ई, छात्रों को अवधारणा को नए उदाहरणों पर लागू करने के लिए कहें। आस्क स्टूडेंट्स टू अप्लाई द कंसेप्ट टू न्यू इंस्टेंसेस, तो नई जो जानकारी है उससे उस पर जो कंसेप्ट उन्होंने सीखा उसको अप्लाई करने के लिए बोले। ये हो जाएगा 5 पॉइंट्स, कुछ इस तरह का सीक्वेंस इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रक्रियाओं में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम प्रोसेस। क्लासरूम का जो प्रोसेस होता है उसमें पाठ्य पुस्तकें क्या भूमिका निभाती हैं क्लासरूम में, उसके बारे में बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। ए और सी देखो, ये अगर हम बात करें तो ये सही हो जाएंगे, इसमें सेकंड हो जाएगा गलत। अब देखो सेकंड जो है ये आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि वे पढ़ाए जा रहे पाठ की व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं, तो ये गलत है। टेक्स्ट बुक पाठ की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए होता है। जैसे कि मान लो हम किसी टॉपिक पर पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो उसमें थोड़ा सा ही रेफरेंस देने का काम करती हैं जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास से शिक्षक को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि छात्र ने किस हद तक समझ लिया है कि अध्याय में क्या चर्चा की गई है। और सी है, वे छात्रों को याद करने और पहले जो पढ़ाया गया है उसके साथ संबंध बनाने में मदद करती हैं। जो ये बुक्स की बात हो रही है, टेक्स्ट बुक्स की, तो देख छात्रों को याद करने में, रिकॉल करने में, मान लो स्टूडेंट्स को हमने सौरमंडल के बारे में पहले पढ़ाया था, तो अब जो हम उसे पढ़ा रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ाया था उसको एक तरह से जब वो टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसको देख करके वो रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ हमने ये चीज़ जो है पहले सीखी थी और आज हम कुछ नया आज सीखने वाले हैं। तो इस तरह से क्या है, चीज़ों को कनेक्ट करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण प्रशासन के विषय पर अवधारणात्मक रूप से चर्चा करने के लिए प्राथमिक कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति सबसे उपयुक्त है। अगर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पढ़ाना चाह रहे हैं तो अगर हम इसको एक तरह से एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ाना चाह रहे हैं तो कौन सी रणनीति हम इसमें अपनाएंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। ए और सी जो है ये इसमें सही होंगे। रोल प्ले एक तो हम करवा सकते हैं इसमें, रोल प्ले रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि ग्राम पंचायत की पूरा हम रोल प्ले करवा सकते हैं। सरपंच किस तरह से काम करता है, किस तरह से ग्राम सभा काम करती है, किस तरह से पंच काम करते हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि जिसमें बच्चों को ज़्यादा सोचना पड़े कि मान लो आप सरपंच हो और आपको गाँव के जो है पानी की समस्या को सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें कि बच्चा अपने हिसाब से कितना भी आंसर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 लाइन में आंसर करेगा वो, तो थोड़े से विचार उसके थोड़े से क्या होंगे, डेवलप होंगे इसमें।
तो ए और सी जो मेथड हैं वो हम अपना सकते हैं। टाइम लाइन हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। टाइम लाइन बेसिकली यूज़ होती है हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए, तो बी इसमें नहीं होगा, ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पहले इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वही है कि जो मैंने बता भी दिया है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण में शिक्षक विभिन्न रणनीतियों, सामग्री और संसाधनों का उपयोग करता है जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। तो आप कई तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं, रोल प्ले के थ्रू सिखा सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर उनको फील्ड ट्रिप पर ले जा सकते हैं जो सोशल साइंस आप पढ़ाते हैं उसमें। तो रोल प्ले जो है बेसिकली एक तरह से छात्रों को कुछ मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाता है। जैसे कि उनको उनकी जगह पर रखकर अगर सोचा जाए, जैसे कि मैंने बताया कि सरपंच की भूमिका निभाने के लिए उनको कह सकते हैं, या फिर जो पंच होते हैं उनकी भूमिका निभाने के लिए, या फिर ग्राम सभा की। तो इसमें क्या होगा कि वो थोड़े से उससे जुड़ते हैं, उन चीज़ों से वो कनेक्ट कर पाते हैं अगर हम रोल प्ले करवाते हैं। तो ओपन एंडेड प्रश्न पूछने से होता क्या है कि जो छात्र आंसर देते हैं तो उन्हें उससे क्या होता है, काफ़ी सीखने का अनुभव मिलता है। वो अपने विचारों को रख पाते हैं और खुलकर अपने विचार उसमें प्रस्तुत कर पाते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है, छात्रों में संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकता है। इन ऑर्डर टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स द टीचर कुड डू द फॉलोइंग। अगर टीचर कॉग्निटिव स्किल डेवलप करना चाहता है बच्चों में तो वो क्या करेगा। कॉग्निटिव स्किल्स देखो जो हमारी मेंटल स्किल्स होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं, जो दिमागी होती हैं स्किल्स उनसे जुड़ी होती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ए है, छात्रों को भावानुवाद करने और अपने नोट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, एक तरह से इनकरेज करें स्टूडेंट्स को, वे खुद के नोट्स तैयार करें किसी भी टॉपिक पर, क्योंकि वो खुद से अगर नोट्स तैयार करेंगे तो क्या है, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और वो क्या होगी, वो चीज़ उनके दिमाग में अच्छे से छप जाएगी। छात्रों को अपनी जांच के तरीके बनाने की अनुमति दें कि किस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करें किसी भी चीज़ को, उसके लिए वो खुद ही तरीके बनाएं। समस्या समाधान परिस्थितियों में छात्रों को शामिल करना, जैसे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन है उसमें बच्चों को शामिल करना कि बताओ इस प्रॉब्लम का हम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे गांव में पानी की समस्या से रिलेटेड अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम पानी की होती है गांव में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से हम ये तरीके अपना सकते हैं। बाकी जो बी है देखो, इसमें पूछा गया है क्या, मुख्य रूप से ऐसे प्रश्न दें जिनके लिए सरल पुनः स्मरण की आवश्यकता होती है। तो सिंपल रिकॉल करने की आवश्यकता होती है इसमें, तो ये नहीं होगा, ये बी हट जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यही थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। संज्ञानात्मक कौशल बुनियादी मानसिक क्षमताएं हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। वही मैंने अभी बताया था आपको, ये मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, बेसिकली मानसिक क्षमताएं होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं क्या, सोचने में, पढ़ने में या फिर कुछ सीखने में, जो हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। ये एक तरह से हमारी मदद करती हैं किसमें, ये छवियों को पहचानने में, ध्वनियों का विश्लेषण करने में, आवाज़ जैसे आप सुनते हो ना, आवाज़ ये किसी जानवर की आवाज़ है, ये किसी इंसान की आवाज़ है, जैसे आप अपने लोगों की आवाज़ पहचान लेते हैं, तो ये करने में, सूचनाओं का पुनर्पूंजीकरण करने में, स्मृतियों में तथ्यों की खोज करने में, या फिर सूचनाओं के विभिन्न टुकड़ों को जोड़ने, जैसे कि कोई प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए उन्हें उपयुक्त संदर्भों में उपयोग करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। एक तरह से हमारी मेंटल स्किल से ये कॉग्निटिव स्किल जुड़ी होती है। तो संज्ञानात्मक कौशल शिक्षार्थियों की दक्षता में तेजी लाते हैं और सीखने की गतिविधियों में उनकी क्षमता को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित समाचार क्लिपिंग के साथ काम करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो मान लो कि किसी हम हिस्टोरिकल इवेंट पर काम कर रहे हैं और इसमें अगर हम ये क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ाना चाहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने बताया था कि गहराई से बच्चे सोचें किसी चीज़ के बारे में, तो उसको अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम इसमें से कौन से तरीके अपना सकते हैं, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। लेखक और स्रोत के दृष्टिकोण का आकलन, असेसिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑथर एंड सोर्स, जो लेखक का व्यू है या फिर किस सोर्स से वो हमें चीज़ मिली है उसका हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे।
दूसरा, तर्कों को उस संदर्भ में रखना जिसमें घटना हुई थी। प्लेसिंग द आर्गूमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द इवेंट टुक प्लेस। तीसरा है तर्क की सत्यता की पुष्टि, वैलिडेटिंग द वेरिसिटी ऑफ द आर्गूमेंट। तो ये 3 तरीके हम इसमें अपना सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग वही है जो थोड़ी गहन सोच होती है, गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचना और थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना, ये भी हम कह सकते हैं एक तरह से। आलोचनात्मक सोच स्थिति के बाहर रचनात्मकता और सोच को बढ़ावा देकर हमारी सोच प्रक्रिया के विचारों और विश्वासों को विकसित करने में मदद करती है। एक तरह से सोच को ये बढ़ाती है। मेरा कहने का मतलब वही है कि डीप थिंकिंग आप करते हैं, गहराई से सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, या फिर उस पॉइंट से आगे भी सोचते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव भी आप सोचते हैं। और इसमें ये तीनों पॉइंट शामिल हैं जो कि हमारे ऑप्शंस में दिए हुए थे। तो इसमें वही है कि अगर ये चीज़ टीचर करता है तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, टीचर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। और इसमें अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो ये तलाशने में मदद करता है कि चीज़ों को, नई चीज़ों को तलाशने में, नई जो हम अगर बात करें नए तथ्यों को तलाशने में मदद करता है और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें जो है जितना भी आपने स्कोर किया हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।